नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण या यूं कहें कि बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। 1870 ईस्वी के पहले जर्मनी अनेक छोटे-बड़े राज्य और रजवाड़ों में विभाजित था। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने पवित्र रोम साम्राज्य को खत्म करके अनेक छोटे-छोटे राज्य को मिलाकर राइन्स महासंघ की स्थापना की थी। नेपोलियन की पराजय के बाद जर्मनी के लोगों में एकता की घनिष्ठ सूत्र में बांधने की आशा जगी, किंतु वियना में स्थापित व्यवस्था ने उन्हें घोर निराश किया, बहुत ज़्यादा उदास किया, दुखी किया। इसके अनुसार एक जर्मन महासंघ की स्थापना की गई थी जिसमें 38 राज्य थे। ऑस्ट्रिया और प्रसा इनमें सबसे बड़े और शक्तिशाली थे। इन ढीले-ढाले महासंघ की एक संघीय संसद थी जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का नरेश करता था। जो भी ऑस्ट्रिया का नरेश होता था वो करता था। यह एक व्यर्थ की संस्था थी, एकदम फालतू, व्यर्थ। इसकी स्थापना मेटरनिक की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा जर्मन उदारवादियों के दमन के लिए की गई थी। जर्मन महासंघ से जर्मनी के लोगों की आकांक्षा पूरा नहीं हो सकी। व्यक्तिगत तौर पर हर सदस्य राज्य का शासन अपनी विशिष्ट स्थिति बनाए रखने पर जोर देता था। इधर देश भर में अखिल जर्मनवाद की लहर दौड़ पड़ी थी, जिसका केंद्र जर्मनी के विश्वविद्यालय थे। छात्रों ने वॉर्सोनसॉफ्टेन नामक समिति का गठन करके 1815 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय एकता का आरंभ शुरू कर दिया, या यूं कहें कि राष्ट्रीय एकता का दौर का शंखनाद हो गया। लेकिन मेटरनिक ने कठोर कदम उठाकर उनका दमन कर दिया, उनका सफाया कर दिया, उनको रोक दिया। जो कहें 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी के कई राज्य में भी क्रांतियां उत्पन्न हुई। कहीं कहीं उदारवाद को तत्कालीन विजय मिली, लेकिन कहीं कहीं 1832 ईस्वी में जर्मनी के हैम्बर्ग नगर में एक विराट जर्मन महोत्सव मनाया गया, लेकिन तुरंत ही मेटरनिक का दमन चक्र चला और 1-2 वर्ष के भीतर विरोध की आवाज शांत हो गई। जर्मनी की एकता के लिए हुए सारे प्रयास बेकार हो गए। दोस्तों, 1848 ईस्वी की क्रांति और जर्मनी के एकीकरण के प्रयास पे यदि प्रकाश डालें तो हम लोग पाते हैं कि 1848 ईस्वी में जो ही फ्रांसीसी क्रांति की खबर जर्मनी भाषी राज्यों में फैली, नरेशों के शासन डगमगाने लगे। बहुत सारे जर्मन जो राजा थे, नरेश थे, वह गद्दी छोड़कर भाग खड़े हुए और उदारवादी के कई जगहों पर विजय मिली। उदारवादियों को ये कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में देश भर के उदारवादियों ने विभिन्न राज्यों को एक करके जर्मन राष्ट्र के निर्माण का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। वे फ्रैंकफर्ट असेंबली में एकत्र हुए और जर्मनी की एकीकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने लगे, लेकिन फ्रैंकफर्ट संसद के प्रतिनिधि व्यर्थ की बकवास में अपना समय बिताते रहे और अपनी बातचीत का कुछ नतीजा नहीं निकाल पाए। पुनः प्रतिक्रियावाद का बोलबाला शुरू हुआ और 1815 ईस्वी में ढीला-ढाला जर्मन महासंघ पुनः स्थापित हो गया। फिर भी सामाजिक आर्थिक शक्तियां घटनाक्रम को दूसरी दिशा में खींच रही थी। इन सबसे जो माहौल बन रहा था, उसमें खुद के प्रयत्नों से देश के एकीकरण का प्रयास निष्फलता जाहिर हो रहा था, संभव नहीं लग रहा था।
अब प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लोह की नीति, आप समझ रहे हैं ना, रक्त रक्त और लोह की रीति से युद्ध की अग्निगर्भ में जर्मनी राज्य के जन्म की भूमि तेजी से फैलने लगी। प्रसा की शक्ति में बढ़ोतरी ने उसे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख प्रतिद्वंदी तथा जर्मन एकीकरण आंदोलन का प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर दिया। प्रसा नरेश विलियम्स प्रथम प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण में विश्वास रखता था, जर्मनी को एक करने में विश्वास रखता था, पर इसका सबसे कट्टर विरोधी ऑस्ट्रेलिया था। यह निश्चित था कि केवल युद्ध में परास्त करके ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी की राजनीति से निकालना संभव नहीं है। यदि उसे निकाल दिया जाए तब यदि इस एकीकरण से निकाल दिया जाए तभी संभव है जर्मनी के एकीकरण हो सकना। अतः उसने प्रसा की सैनिक शक्तियां बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन सैनिक खर्च को लेकर प्रसा की संसद में इन नीतियों का विरोध हुआ और एक राजनीतिक गतिविधि उत्पन्न हो गई। प्रसा नरेश ने इस गतिविधि से निपटने के लिए ओटो फोन बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। अब शुरू होता है बिस्मार्क की पद्धति, और बिस्मार्क और जर्मनी के एकीकरण की जो कालखंड है इसके बारे में विचार करते हैं। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क द्वारा प्रसा का चांसलर का जो पद है वो ग्रहण किया। इसके साथ देश के एकीकरण आंदोलन में एक नया यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप से अख्तियार किया गया। बिस्मार्क यथार्थवादी राजनीतिक का शास्त्रीय अभ्यासी था और उसका स्पष्ट विश्वास था कि समकालीन महान प्रश्नों का समाधान भाषणों और बहुमत द्वारा नहीं वरन रक्त और लोह की नीति द्वारा किया जा सकता है। बिस्मार्क ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दशक में 3 युद्ध किए तथा जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का सपना साकार कर दिया। वह स्पष्टतः देखा जा रहा था कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी की राजनीति से निकाल बाहर किए बिना राष्ट्रीय एकीकरण का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता है। अतः उसने अविलंब इसकी तैयारी शुरू कर दी। इसी समय सेल्सविग और हॉलस्टीन ने 2 लघु राज्य की समस्या जो है ये सामने आई। 2 जो राज्य थे, पहला था सेल्सविग और दूसरा था हॉलस्टीन की जो समस्या है सामने आई। बिस्मार्क को अपनी नीति को लागू करने के लिए एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया। सेल्सविग में अंशतः डेन और असंत जर्मन मूल के लोग बसते थे। डेनमार्क, याद रखिएगा, डेनमार्क ने उसे अपने देश का अभिन्न अंग बनाना चाहता था। डेनमार्क क्या चाहता था? अभिन्न अंग बनाना चाहता था। इसे रोकने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया। दोनों ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध की घोषणा कर दी। डेनमार्क को हराकर सेल्सविग पर प्रसा तथा होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कायम हो गया। किंतु दोनों का भविष्य प्रसा तथा ऑस्ट्रिया की संयुक्त जिम्मेदारी रही। जाहिर है कि यह प्रतिबंध अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं था। विभाजन और संयुक्त उत्तराधिकारित्व की इस योजना ने ऑस्ट्रेलिया प्रसा सहयोग को ऑस्ट्रेलिया और प्रसा की जो सहयोग है ये विकट भविष्य में मिलेगी, इसके बारे में संभावनाएं बहुत कम है। तो दोस्तों, ऐसा है कि युद्ध ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध छेड़ दिया गया। एक जर्मन